अल्लाह का बड़ा शुक्र करती हूँ कि हमारी लाइफ में जितना कुछ भी हुआ है, जितनी भी ऐसी चीज़ें आई हैं, मेरी मम्मा आ रही थी हाँ, घर अल्लाह से का बड़ा एक 2007 का ये बात है। एक सीरीज ऑफ फोन कॉल एक फैमिली को मौसूल होती है, जिसमें फोन करने वाला उस फैमिली को डेथ थ्रेट्स देता है। कॉलर चूंकि अननोन होता है, तो फैमिली थोड़े अरसे तक उन कॉल्स को लाइटली लेती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे जो फ़ोन कॉल्स होती हैं वो वियर्ड होती रहती हैं। यहाँ तक कि उस कॉलर को ये तक पता होता है कि उस वक्त वो फैमिली क्या कर रही है, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। थोड़े अरसा गुजरता है और जब इस तरह की कॉल्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं और लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती हैं, तो वो पुलिस को, लोकल जो मकामी पुलिस होती है, उसको कांटेक्ट करते हैं और उनको ये सारी बातें बताते हैं। तो कहते हैं कि द फैमिली सेज द कॉल्स कम इन ऑल आवर्स ऑफ द नाइट, थ्रेटनिंग टू किल देयर चिल्ड्रन, देयर पेट्स एंड द ग्रैंड पेरेंट्स। जो वॉइस मेल उनको रिसीव होती है, उसमें भी रिकॉर्डिंग्स चलती हैं प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस की, उन फैमिली मेंबर्स की, और उसी वॉइस मेल के अंदर जब इस फैमिली ने पुलिस को कॉल की होती है, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आई हुई होती है। कॉलर को हर चीज़ मालूम होती है, व्हाट दे आर वेयरिंग, व्हाट दे आर डूइंग, और बहुत अरसे की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस क्लूलेस ही रहती है। ये सिलसिला कुछ अरसे चलता रहता है। चुकेनल फैमिली का ये वाक़या है। फिर वो रिपोर्ट करते हैं कि जो कॉलर उन्हें कॉल करता है इनके फोन्स पे, उसकी आवाज में ऐसी आवाज आती है फोन से जैसे कोई चीज स्क्रैच कर रहा हो, और हमेशा की तरह कॉल्स के एंड में यह बोला जाता है कि हम तुम्हारे गला काट देंगे। जब लोकल पुलिस ने कोशिश की ढूंढने की इस कल्प्रिट को और कॉल्स को ट्रेस करने की कोशिश की, तो पता ये चला कि वो कॉल उन्हीं फैमिली मेंबर्स के ही फोन से आती थी जो वो फोन यूज करते थे। उस वक्त भी आती थी जब उनका फोन बंद होता था। और ये बात यहां पे नहीं रुकती, ये और मजीद वर्स हो जाती है। कैंडल्स जो फैमिली मेंबर हैं वो, और एक और फैमिली, दे स्टार्ट बिलीविंग द कॉलर्स आर यूजिंग देयर सेल फोन्स टू स्पाई ऑन देम, जो हर नॉर्मल इंसान को लगता है शुरू शुरू में। और जो हैकर्स हैं वो उनकी हर मूव पे, हर चीज पे नजर रखे हुए हैं। यहां तक कि उनकी प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस भी रिकॉर्डेड है उनके पास, और उनके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि वो पुलिस से क्या बात कर रहे हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगेन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिलता कि ये कॉलर कौन था और किस लिए ये कॉल करा था और क्या मोटिव था।
ये एक ऐसा वाकया है जिसका कोई एंड नहीं है। पता नहीं चला कि वो कॉलर्स कौन थे, वो फैमिली का क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन पुलिस की फाइल्स में ये वाकया एक अनआइडेंटिफाइड मिस्ट्री ही रहा। इस तरह की और कई सारी मिस्ट्रीज इस दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। कुछ इलाकों में उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़ा जाता है, कुछ इलाकों में उसको साइंस का लिबादा उड़ा दिया जाता है। लेकिन एक बात हमेशा कॉमन रहती है कि मिस्ट्री रिमेन्स अ मिस्ट्री। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, तमाम सुनने वाले, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। ऑलराइट फोक्स, शामिल करना शुरू करते हैं कॉलर्स। कौन, देखते हैं कि कौन हमारे से लाइन पे मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मिनाज, मेरा नाम हया खान है। जी हया खान, किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं एफबी एरिया ब्लॉक 14 से कॉल कर रही हूँ। अच्छा, सही। तो आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया है? मिनाज, अब से कोई 15 साल पहले मेरी अम्मी गुलशन इकबाल में रहती थी। सही। और मतलब हमारी ज्वाइंट फैमिली थी और मेरी एक पप्पो की शादी हुई। सही। तो वो शादी होके स्टील टाउन चली गई। सही। अच्छा, स्टील टाउन जो है मतलब हमारे लिए बिल्कुल एक अननोन जगह थी। कभी हमने ना देखा था ना सुना था उसके बारे में। फिर ये हुआ कि हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज थे उनसे, तो हम उनके घर रहने के लिए भी जाते थे। लेकिन मतलब वो जगह ऐसी थी कि बहुत दूर दूर घर बने हुए, घर कहते वो फ्लैट्स थे, डबल स्टोरी फ्लैट। तो काफी दूर दूर बने हुए थे। जैसे एक ब्लॉक यहाँ है तो एक यहाँ से तकरीबन 3-4 गली दूर, इस तरीके से। और उनके बैकयार्ड जो था वो बहुत बड़ा सा, और पीछे उन्होंने काफी सारी अपनी गार्डनिंग वगैरह भी की हुई थी। सही। हम लोग अक्सर क्या होता था कि जैसे रात के वक्त उनके बैकयार्ड में एक पीछे बैल्कनी थी, तो उससे वहां से उनका बैकयार्ड नजर आता था। तो उन्होंने उस बैकयार्ड में जो है वो काफी बड़ी बड़ी जो है वो लाइट्स भी लगाई हुई थी। और जो उनका वो फ्लैट था तो वो बिल्कुल कंपाउंड के जो था स्टील टाउन का, वो बिल्कुल लास्ट में जाके था। और उसके बाद मतलब अगर आप ऊपर छत पे जाके हम लोगों ने देखा तो मतलब दूर दूर तक वीराना नजर आता था और कुछ भी नजर नहीं आता था सिवाय वीराने के। अच्छा, हम लोग जो थे वहाँ पे खूब मस्तियाँ हल्ला गुल्ला सब क्या करते थे, कुछ नहीं। लेकिन हाँ ये था कि जैसे रात के वक्त हम लोग उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए जैसे बातें कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, ये सब सर्दियों में। तो किचन में अक्सर जैसे खामोशी होती थी, तो कुछ जैसे किसी ने कोई कप रख दिया, कोई चमचा रख दिया, तो हम पूछते थे यार तुम गए थे? तो मेरा कोई कजन बोलता था नहीं मैं तो नहीं था वहाँ पे। तो हम लोग मतलब ऐसे अब बात आई गई हो जाया करती थी। अच्छा, फिर एक रात को क्या हुआ, हम लोग तकरीबन कोई ऐसी 2 बजे का टाइम था, मैं और मेरी बहन। तो रात को हम लोग जागने के बहुत शौकीन थे। हम लोग उनकी वहीं बालकनी में जाके बैठ गए। वहाँ उनका एक ऐसे टेबल सा पड़ा हुआ था, तो उसने चाय बनाई, सर्दियों के दिन थे, और हम लोग वहाँ पे चाय का मग लेके मैं और मेरी बहन वहाँ बैठ गए। बाकी मेरे सारे कजन्स वगैरह जो थे वो लेट चुके थे। अच्छा,
हम लोग जो थे वो अपनी ऐसी बातें कर रहे थे उधर उधर की। अच्छा, वो जो बैकयार्ड था वहां पे पूरा मतलब बिल्कुल ऐसा दिन निकला हुआ था, बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थी, लेकिन वो जो बाउंड्री वॉल थी वो बहुत मतलब हम उनके बैकयार्ड से नजदीक थी, और वहां पे बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, बहुत बड़े बड़े मतलब अलग अलग टाइप के दरख्त, और वो जो लाइट्स थी ना वो उनको फोकस कर रही थी, उन दरख्तों को। बहरहाल हम लोग बातें करते रहे, चाय पीते रहे, काफी देर गप्पे लगाते रहे। उसके बाद मेरी सिस्टर ने ऐसी कोई जोक कहा और हम दोनों हंसे और लिटरली हमारे साथ ऐसा लग रहा था कोई जैसे कि कोई 15-20 लोग हम लोगों के साथ साथ हंसे हैं। 15-20 लोग हमारे साथ हंसे, और मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। अच्छा, मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके यहाँ जो था ना स्टील टाउन का, मैं आपको बताऊं कि वहाँ 11 बजे के बाद जो है ना वहाँ बाकायदा एक ना पेट्रोलिंग टाइप की होती थी, गाड़ी घूमती थी और वो सबको ना घर जाने को बोलती थी। जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पार्क भी है, कायदे आजम पार्क, अब तो बिल्कुल वीराना हो गया है वो भी। तो मतलब वो भगाते थे वहां से कि जाओ जाओ अपने घर जाओ, और कोई अगर बाहर भी होता था तो उसको भी बोल दिया करते थे आप लोग घर में जाएं, आप लोग घर में जाएं। बाकायदा हम लोगों के साथ भी ये चीज हुई है, तो हम लोग घरों में आ जाया करते थे। बहरहाल अब जब वो चीज हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे और हम लोग की समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज इतनी सारी लोगों की हंसने की कहाँ से आई है। तो हम लोग एकदम शॉक में थे। थोड़ी देर बाद ना मतलब थोड़ा सा मुझे होश आया ना, तो फिर मैंने आसपास देखना शुरू किया, लेकिन उनके यहाँ बराबर वाला जो फ्लैट था वो खाली था, उसके ऊपर वाला फ्लैट वो खाली था, जो मेरी फुप्पो के ऊपर वाला फ्लैट था वहाँ लोग रहते थे, लेकिन उनका रूटीन ऐसा था कि वो लोग 9 बजे तक सब सो जाया करते थे, और उनके यहाँ ना टीवी, ना कोई शोर, ना कोई शराबा, कुछ भी नहीं होता था। बहरहाल फिर काफी देर मतलब मैंने हिम्मत करके मैं बहुत देर तक इधर उधर देखती रही, लेकिन कोई चीज मुझे नजर नहीं आई कि कोई मतलब आदमजात की कोई इशारा मिलता, कोई साइन मिलता कि कहाँ कोई है यहाँ पर, लेकिन कोई भी नहीं। मतलब उन सारी बातों के बाद, उन हंसियों के बाद, मतलब इतने जोर से जो कहे थे, उसके बाद मुझे एक भी आवाज नहीं आई, एक चूं की आवाज भी नहीं आई। और मेरी बहन जो थी मुस्तकिल मुझे पीछे से खींचे जा रही थी, यानी अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। बहरहाल उस तरीके से करके फिर वो मेरे पीछे से पप्पू आई, पप्पू कहने लगी कि इतनी देर रात तक तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो हम लोग ने उनको बताया नहीं ना कि इस तरीके से हम लोग के साथ कुछ हुआ। उन्होंने कहा फौरन अंदर आ जाओ, इससे पहले कि कोई नजर आ जाए। मतलब उन्होंने इस तरीके से बोला और हम लोग खामोशी से अंदर आ गए। तो मेरी फुप्पो सुबह जो थी उठी, उन्होंने कहा बड़ी शराफत दिखाई तुम लोगों ने यार, तुम लोग अंदर आ गए। तो फिर हम लोगों ने ये वाकया फुप्पो के साथ शेयर किया। फुप्पो ने हम लोगों को कुछ भी मतलब इस वाकये से मुतालिक कोई भी बात मतलब लीक करने से मना किया। उन्होंने कहा किसी को बताना नहीं है, सब और भी लोग रुकने के लिए आए हुए, कहीं ऐसा ना हो कि बिला वजह में कुछ हो जाए। बहरहाल उन्होंने वो फ्लैट 1 साल के अंदर छोड़ दिया। उसके बाद फिर जब उन्होंने हमें वहाँ के वाकयात बताए तो हम लोगों को हैरत हुई कि मेरे मतलब जो अंकल थे वो पूरी रात नहीं होते थे, बाज़ दफा 24 घंटे भी वो नहीं होते थे वहाँ फ्लैट पर, वो अकेली होती थी। और उन्होंने किस तरीके का वहाँ टाइम गुजारा कि मतलब वो नमाज पढ़ रही हैं तो नमाज के सामने जो है ना कोई खातून खड़ी हुई, उनको मुस्तकिल घूरे जा रही है। अच्छा, हम लोगों ने उनसे पूछा, हमने कहा कि ना वो किस दुनिया में थी, तो वो मतलब उनकी वो होती थी नियत बनी होती है, ऐसी बात है, लेकिन आपको महसूस तो हो रहा होता है ना। हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हेलो, लग नहीं रहा, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत देर से आ ही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक स्टोरी सुनाई। बाकी लोग भी हैं जो कॉल करने वाले हैं। थैंक यू मेहनाज, बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो का तो कंपटीशन हो गया, मैंने 50 पुशअप्स मारे, मैं 50 हेलो कर रहा हूँ आजकल। खैर, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं और कोशिश करेगा कि थोड़ी सी छोटी सी कॉल हो ताकि बाकी सब लोगों को भी मौका मिले। खैर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि जिस जगह आप नोट करें खामोशी होती है या अकेलापन या अंधेरा होता है, वहां पे या तो आपके सेंसेस ऑटोमेटिकली बड़े एक्टिव हो जाते हैं और उसमें फियर का जो एक
एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो खामोशी में हल्की सी भी आवाज़ जो है ना, वो आपको लगता है कि कुछ हुआ है। जैसे भी बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, खैर चलें जनाब, एक और कॉलर लेते हैं और उसके बाद कुछ आप लोग की ईमेल्स की तरफ बढ़ेंगे और कुछ एसएमएस की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं अभी लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं राबिया रसूल बात कर रही थी। जी राबिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी मुझे किस्सा सुनाना था जो कि मेरे साथ हुआ था। आपके साथ हुआ था? जी तकरीबन पिछले साल की बात है। मैं सो रही थी तो रात का वक्त था, कुछ फजर के करीब का। तो सो रही थी मैं और सोते सोते मैं स्टिल हो गई, मतलब यू नो दैट फ्रीज हो गई मैं, एंड मैं हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बराबर में मतलब है लेकिन मैं नहीं हिल सकती। एंड फिर उसके बाद मैंने पर्पस ली हुई थी, तो मैं मेरे ऊपर चादर थी। अब मैं थोड़ा सा मुड़ने की कोशिश कर रही थी तो मुझे अपनी चादर से दिख रहा था कि मेरे सामने कोई बैठा है, मतलब मेरे पैरों के पास। और लेकिन मेरी ऐसी पोजीशन थी कि मैं पूरी तरह उसको देख नहीं सकती थी, मुझे बस बाल दिख रहे थे। तो उस वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और अचानक से मतलब झटके से मैं उठी। तो मैं गई बराबर वाले रूम में, मेरे अब्बू सो रहे थे, मैं उनके पास गई। एंड जब मैं गई तो मैंने उनको बताना शुरू किया। उन्होंने मेरी जब हालत देखी, इतने पसीने एंड एवरीथिंग, तो वो परेशान हुए, उनसे पूछा क्या हुआ। मैं उनको बता रही थी, बताते बताते मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद वो मुझे कमरे में लेके आया और जब ले आया तो मुझे होश आया। तो मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ है। और फिर उस वक्त फजर की अजान हो रही थी और बस फिर मैं सोई और ये हुआ था। और ये फर्स्ट टाइम हुआ आपके साथ ऐसा? एक्चुअली स्टक मैं बहुत दफा हुई हूँ स्लीपिंग के दौरान। स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, लेकिन फिगर पहली दफा देखा था। चले, उम्मीद करते हैं कि आप हिफाजत से रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह ये वाक़या पेश आया इनके साथ, ये है बहुत सारे लोग अभी बैठे हुए होंगे, कुछ लेटे हुए होंगे, कुछ खिड़की की तरफ होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी अकेले होंगे। शायद अंधेरा भी हो। और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी नए घर में शिफ्ट हुए हों। उस जगह के बारे में वो उतना ही जानते हैं जितना वो उन्होंने वहां पे टाइम स्पेंड किया है। उस जगह की क्या हकीकत है वो तो जैसे जैसे रहेंगे वैसे ही पता चलेगी। लेकिन कुछ जगहें हैं ऐसी
जहाँ पे जब आप एंटर करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे कुछ अजीब और गरीब फीलिंग है। एक ज़माने में मुझे आई बिलीव मैंने एक लास्ट शो में बताया था ट्रेनिंग सेंटर है एक, उसी तरीके से खातून पाकिस्तान जो है वो काफ़ी पुरानी एक जगह है और उधर अब शायद नई बिल्डिंग बन गई है, 2 बिल्डिंग्स बन गई हैं, नई भी हैं पुरानी भी हैं। तो उधर के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। सोचें हॉस्पिटल्स में भी शायद इस तरह के वाक़यात बहुत पेश आते हैं। चलें जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, नेमतुल्लाह राजा बात कर रहा हूँ गार्डन से। जी मिनाज भाई, एक 2014 का एक वाक़या है जो मेरे साथ हुआ है। आप बिलीव करते हैं इन चीजों पे? पहले तो बस ऐसे ही सरसरी तौर पे सुन लिया करते थे, लेकिन जब हुआ तो यकीन आया। अच्छा, ये 2014 को हुआ है दिसंबर में, अटक के एक गांव में। अटक पंजाब का आखिरी जिला है। सही। एक गांव में, नाम है पिंडी घेब। क्या नाम है? पिंडी घेब। पिंडी घेब जी। सही। तो वहाँ पर मैं था, मेरा अपना गांव है, मेरी दादी का उस दिन इंतकाल हो गया था। सही। तो हम तस्लीम वगैरह के बाद, सर्दियां थी काफी, तो रात को बैठे हुए थे। सही। तो मैं घर से थोड़ा बाहर निकल के सिगरेट जलाने के लिए बाहर आ गया। सही। मैंने सिगरेट अभी जलाई है, एक इत्तेफाक की बात है कि पैकेट में एक आखिरी सिगरेट पड़ी थी, मैंने जलाई और पैकेट फेंक दिया। सही। तो मैं सिगरेट पी रहा था, तो एक स्ट्रीट लाइट, बस मैं गली के बीच में खड़ा हुआ था और एक स्ट्रीट लाइट जली हुई थी, येलो बल्ब सा जल रहा था किसी के घर के आगे, इतनी सी बस रोशनी थी। आप रेडियो सेट बंद कर दें। आदमी वहां से गुजरा है। आप दोबारा से बोल सकते हैं, आपकी आवाज बिल्कुल कट गई थी। जी, मैं कह रहा था कि गली के कोने पे, बिल्कुल मैं बीच में खड़ा हुआ था और गली के कोने पे एक येलो कलर की लाइट लगी हुई थी। सही। उस लाइट में मैं बस यहीं खड़ा हुआ हूँ, देख रहा हूँ, तो एक आदमी आ रहा है मेरी तरफ। एक आदमी से आया, उसने स्वेटर पहना हुआ है और ऊपर जो वो सर्दियों की टोपी होती है वो पहनी हुई थी, कानों तक उसने लपेटा हुआ था अपने आप को। सही। बस आया। गांव में इस तरह होता है कि अमूमन लोग किसी को नहीं भी जानते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कह के निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे पास आया है, उसने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम, और मैंने कहा वालेकुम सलाम। उसने मुझे कहा कि सिगरेट है? मैंने कहा नहीं यार, आखिरी थी। उसने मुझे ये बात सुनते ही धक्का दिया है मुझे। अच्छा। इस तरह का था कि मैं थोड़ा सा पीछे जाके बिल्कुल ही गिर गया। सही। मैं जब गिरा हूँ तो मैं ऐसे गुस्से में गालियां देते हुए उठा हूँ। जब मैं उठा हूँ तो वहां कोई था ही नहीं। मतलब मुझे उस वक्त तक ये नहीं समझ में आया कि कोई और मखलूक थी। मुझे ऐसे लगा है कि या पीछे होगा या आगे गली की तरफ होगा। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा हूँ तो कोई भी नहीं। इतनी देर में वो निकल ही नहीं सकता था जितनी देर में मैं निकला हूँ, उठा हूँ। और इस तरह के वाक़यात वैसे होते हैं अमूमन? मैंने मिनाज भाई, उस दिन तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन मुझे जिस जगह पे उसने मुझे हिट किया था, जिस जगह पे उसने मुझे हाथ रखा था, बहुत शदीद किस्म का पेन हो रहा था। तो मैंने जैसे ही अपना मतलब घर में गया हूँ, थोड़ी देर बाद ही मुझे मतलब अजीब से एक हो रहा था फीलिंग, डर सी थी, बुखार चढ़ गया। 1-2 दिन तक बुखार रहा है।
उसके बाद मैंने ये अपने कजन से वाकया शेयर किया कि मैंने कहा यार इस तरीके से हुआ है। तो मेरे कजन ने बोला कि यार बस ये बात इस तरह की है कि यहाँ कुछ इस तरह कोई है या कुछ होता रहता है यहाँ पे, बाहर इस तरह मत निकलना। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। हैरी जॉनसन का मैसेज आया, नाइस नेम हैरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बात आज से ऑलमोस्ट 10 महीने पहले की है। मैं अपने कज़न के घर गया हुआ था, हु लिव्स इन गुलशन मेमार। मैं अपने कज़न और उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ एक चाय के होटल पर बैठा हुआ था। रात काफ़ी हो चुकी थी, टाइम कुछ 2:30-3 बजे का था। चाय के होटल के बराबर में एक खाली प्लॉट है और उस प्लॉट में चेयर्स टेबल्स रखी हुई थी। वहाँ हम सब बैठकर चाय पी रहे थे। मेरे कज़न के एक फ्रेंड ने नया मोबाइल लिया है। वो अपने मोबाइल का कैमरा रिजल्ट चेक करवा रहा था। उसने रैंडम पिक्चर्स ली प्लॉट की तरफ मोबाइल करके। तो उस वक्त तक तो वहाँ कुछ भी नहीं था, मगर जब पिक्चर ली तो मोबाइल में पिक्चर के राइट हैंड साइड पर एक अजीब सी मखलूक नजर आ रही है। उसने वाइट कलर की कमीज टाइप पहनी हुई थी और वो एक जगह बैठा हुआ था और उसके बड़े बाल थे और उसका चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसके हेयर से उसका फेस कवर हो रहा है। फिर हम सब ने जब वो पिक्चर देखी तो हम सब वहाँ से उठकर चले गए और जिस लड़के ने पिक्चर ली थी उसे मिनिमम 1 वीक तक हाई फीवर रहा। अगर पॉसिबल हुआ तो वो तस्वीर मैं आपको ईमेल ज़रूर करूँगा। बिल्कुल हैरी, आप अपना ये मैं चाहूँगा कि आप ईमेल करें। इसी तरीके के साथ इसी तरह मेरी बहन के साथ भी एग्जैक्ट इसी तरह का एक वाक़या पेश आया। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो नए लिसनर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। फैमिली डिनर्स होते हैं तो सब जाते हैं बाहर होटल पे खाना वाना खाने। तो मेरी जो बहन की फैमिली है वो चले गए सुपर हाईवे की तरफ जो होटल्स बने हुए हैं। गाड़ियों से जैसे जैसे सब लोग निकले तो मेरी उनके सास ससुर वो एक ऐसे मखसूस जगह पे खड़े हुए थे जहाँ लाइट भी अच्छी आ रही थी, पीछे दरख्त भी था, लोग भी नहीं थे। तो सब ने, तीनों बेटों ने एक अपने अपने मोबाइल निकाले और तस्वीर खींच ली एक ही साथ। खैर खाना खा लिया, वापस आ गए घर। जब अपने मोबाइल सब ने तस्वीरें अपलोड करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट किया तो एक भाई अचानक से भागता हुआ आया और कहता है कि ये तस्वीर देखें। अब तीनों ने एक ही सेकंड में अलग अलग मोबाइल से तस्वीर खींची है, लेकिन सिर्फ एक कैमरे में एक ऐसी इमेज बन रही है जिससे साफ लग रहा है कि कोई खड़ा हुआ है और बाकायदा चेहरे के जो ये आपके नाक, होंठ, आंखों की पूरा प्रोफाइल नजर आ रहा है। और बहुत कोई लंबा सा बंदा है। अगर अंकल थे 5'5" के तो वो बंदा तकरीबन 7 फुट है और उसने कोई जुब्बा टाइप की चीज पहनी हुई है, बहुत ही लंबा कपड़े का पीस पहना हुआ है और जैसे कोई गुजर वहां से हो रहा था। मैं अपनी बहन से पूछूंगा अगर इजाजत हो तो वो तस्वीर आप लोग के साथ शेयर की जाए। उन्नीस 1970 की एक बात है। एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, उसको वहां के उसके इलाकाई कोर्ट ने ये कहकर उसका केस आगे बढ़ा दिया कि उस औरत को, उस लड़की को एपिलेप्टिक के अटैक होते हैं। फिर उसके न्यूरोलॉजिस्ट ने उसकी केस स्टडी की और उसको डायग्नोस किया कि ग्रैंड मैल एपिलेप्सी है उसको। 17 साल की ये लड़की ये सोचकर के उसको एपिलेप्सी है, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है कि अचानक से उसको हेलुसिनेशन होना शुरू होती है। जब
वो अपने मजहब की नमाज पढ़ती है। उसको लोग मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देती हैं और अजीब व गरीब चेहरे नजर आते हैं। इस तरह की सूरत हाल तकरीबन 5 साल तक रहती है, जिसकी वजह से वो लड़की ग्रेट डिप्रेशन की मरीज हो जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। 1975 में इस बात की तस्दीक हो जाती है कि वो औरत, वो लड़की पजेस्ड है। फिर उसका इलाज शुरू होता है, जो एक मजहब के हवाले से, एक मजहबी तरीके से शुरू होता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो और कोई मजहब हो। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जो उसके सिम्टम्स होते हैं लड़की के, वो कुछ अहबाब जो होते हैं, वो लोग कहते हैं कि इस पे किसी बुरी चीज का साया है, और कुछ लोग समझते हैं कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है। उसका फिर इलाज होना शुरू होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहा जाता है, बताया जाता है कि उस बच्ची को एक अनऑफिशियल डायग्नोस होता है उसका, जो कि एक बहुत बूढ़ी औरत डायग्नोस करती है जब वो लड़की किसी पिलग्रिमेज पे जाती है। चूंकि इस लड़की का ताल्लुक क्रिश्चियनिटी से है, तो वो अपने उस चर्च जाती है जहां पे, जैसे हमारी मस्जिद होती है, इनकी चर्च होती है, वहां पे अपनी प्रे करने के लिए, अपने जो फादर हैं उनसे मिलने के लिए या बाइबल पढ़ने के लिए। लेकिन वो औरत उस वक्त जब चर्च में मौजूद होती है, तो वो क्लोजली देखती है कि ये जो लड़की आई है चर्च के अंदर, ये एक मखसूस इलाके तक नहीं जा रही, एक मखसूस जगह को वो इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, और साथ साथ उनका जो होली वाटर है उसको पीने से इनकार कर रही है। ये जब उस औरत ने देखा, तो उसने उसी चर्च के फादर को ये सारी कहानी बताई। वहीं करीबी एक और चर्च से एक फादर जो हैं, इस लड़की को एग्जामिन करने आते हैं, और थोड़ी ही देर की मुलाकात के बाद ये डिस्क्लोज कर दिया जाता है कि इस पे शैतान पजेस्ड हुआ है। वक्फे के साथ उस लड़की की जो तबीयत है वो नासाज होती चली जाती है। और एक पॉइंट वो आता है कि वो लड़की बिल्कुल अपने एक हुजरे में बंद रह जाती है। फिर उसकी तबीयत को देखकर खत भेजे जाते हैं चर्च, जो बड़ी चर्च होती है उसके पास, के अगर तो इसके ऊपर किसी जिन भूत का साया है तो इसका इलाज किया जाए। और लोकल जो चर्च है वो इसका इलाज नहीं कर पा रही, तो फिर फादर मोरे वो इंट्रोड्यूस होते हैं इस सारे सिनेरियो में। जब उनकी 1-on-1 मुलाकात होती है उस लड़की से, तो वो इस बात पे कायल हो जाते हैं कि उस बच्ची पे सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4 नहीं,
बल्कि 6 डीमंस उसको पजेस करते हैं। अब वो एक्सर्सिज्म का सारा प्रोसीजर शुरू होता है, जो भी क्रिश्चियनिटी में होता होगा, जिस तरह हमारे मुसलमानों में होता है उसी तरीके से इन्हीं में भी होता है। उन्होंने अपनी जो भी उनकी अपनी लोकल कॉन्टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट होगा बाइबल का, वो पढ़ना शुरू करते हैं और एक के बाद एक उस लड़की की आवाज तब्दील होना शुरू होती है और एक के बाद एक 6 शैतान, 6 जिन अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। पहले अपना नाम, आई एम श्योर आप सभी ने ये प्रोसीजर देखा होगा कि सबसे पहले नाम पूछा जाता है। जब भी कोई मौलवी या आलिम अगर आपके खानदान में या आपके साथ या किसी दोस्त के साथ पेश आया हो और उस शख्स पे ऐसा कोई जिन हावी हो तो उससे उसका नाम पूछा जाता है, उसका मजहब पूछा जाता है। तो काफी सारी क्वेश्चनिंग के बाद जब उस लड़की से फादर ने पूछा कि कौन हो तुम और इस लड़की के पीछे क्यों हो और तुम्हारा नाम क्या है, तो एक के बाद एक अपने नाम उन्होंने बताना शुरू किए, जिसमें लूसिफर, जूडस, नीरो, केन, हिटलर और लास्ट था फ्लैशमैन, जो कि एक्चुअली एक फ्रैंकिश प्रीस्ट था 16th सेंचुरी में। इसके अलावा और भी छोटे छोटी डीमंस की जो पोजेशंस थी वो भी उस लड़की में जाहिर होती थी। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया उस लड़की की हालत बद से बदतर होती चली गई। और एक पॉइंट आया कि उस लड़की की डेथ हो गई। जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि दुनिया में आज तक का अनसॉल्व केसेस में सबसे नंबर 1 पे है ये। और इस लड़की की जो एक्सोर्सिज्म की ऑडियो टेप है वो इत्तेफाक से हमारे पास आज मौजूद है हमारे शो में, जिसमें वो 6 जिन, जिन्हें हम जिन कह लें या डीमंस कह लें या शैतान कह लें, वो एक अजीब व गरीब आवाज में, अजीब व गरीब लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और अपने नाम बता रहे हैं। Nein, ihr Klötze! Von der Mami, ihr Klötze! Oh, so gerne will er nicht, oh, ich gerne nicht, oh. Sind wir schon 3? Ah, wie? Was ist so eine Scheiße? Als Kind Gottes. Ich hab dein Maul erschlagen! Namen des Vaters, des Sohnes,
wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil das, Weil der Teufel größere Macht. im Namen deines seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। अब हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी वजाद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ दुबई से। जी वजाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे मिनाज? अल्लाह का बिल्कुल शुक्र है। आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? जी जी बिल्कुल रखता हूँ, और मेरे साथ पर्सनली हुआ है। अच्छा, मतलब हुआ पूरी फैमिली के साथ है बेसिकली, लेकिन उस टाइम पे मैंने उसको फेस किया था। और ये दुबई में तो, हुआ या पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान कराची का वाक़या है। अच्छा, बताइए जी। तो गालिबन हम लोगों ने घर लिया था गुस्तान जौहर में। सही। गुस्तान जौहर में जो लोग सुन रहे होंगे वो उससे रिलेट कर जाएंगे जो जानते हैं। अच्छा। गुस्तान जौहर में कंबाइंड सीएनजी है, बड़ी फेमस सीएनजी पंप है। सही। उसके पीछे ये बेंगलुरु था। सही। तो हम लोग रिसेंटली शिफ्ट हुए थे, पहले फ्लैट्स में रहते थे तो फिर बेंगलुरु में शिफ्ट हुए थे इस घर में। तो कुछ थे, मतलब इतनी हम लोग को नहीं अवेयरनेस थी कि इस तरह की भी चीजें होती हैं, मतलब इस लेवल पे होती हैं। सही। तो करीबन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बल्कि मेरे अब्बू की डेथ हुई उस घर में। जी। तो उस टाइम तो आइडिया नहीं हुआ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि जीना मरना सबके साथ है। तो बहरहाल फिर चीजें बड़ी ऑब्वियस हुई घर में। मैं आपको मतलब शॉर्टकट में बता रहा हूँ, चीजें तो बहुत ज्यादा डिटेल में है लेकिन इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। जी जी। तो चीजें बड़ी विजिबल हुई। फिर मेरी वालदा ने कुछ ख्वाब में देखा कि चीजें मतलब नॉर्मल नहीं हुई हमारे घर में। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो इद्दत में हूँ, तो उन्होंने मुझे किसी का नाम बताया कि तुम इनसे राब्ता करो और पूछो कि ऐसे से मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा, इसका क्या मकसद है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला आपके घर में अमलियात हैं बहुत ज्यादा, और बहुत चीजें आपके घर में बहुत ज्यादा मतलब हैं, वो चीजें अब ऑब्वियस हो गई हैं। तो आप एक काम करें कि आप एक काला बकरा सदका करें हर हाल में, जल्द से जल्द घर में बांध के। सही। तो मेरे बड़े भाई को बोला, वो भी आए वैसे बाहर से अब्बू की डेथ पे। तो वो जाके 2 बकरे ले आए।
कि चलो यार एक है, दो हो जाएंगे, सही है। उनको ऐसा कुछ नहीं बताया था कि इस तरह के मामला चल रहे हैं। उनको सोचना बोला कि बकरे ले आओ सदका करने के लिए, घर की खैराफियत के लिए। सही। तो 2 बकरे लाए थे, एक बड़ा था एक छोटा, दोनों काले थे। तो हमने वो घर की बाउंड्री में बांध दिया। तो सुबह एक बकरा जो बड़ा था उसकी दोनों टांगे टूटी हुई, दोनों हाथ टूटे हुए, गर्दन टूटी हुई, जबान टूटी हुई और बिल्कुल जिसको कहते हैं चारों खाने चित पड़ा हुआ था। तो हम लोग काफी फिर हम मेरा भाई को मैंने बताया कि इस तरह से मुझे अम्मी ने बोला था। तो हमने उनको फोन किया जिन्हें बताया था हमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ ये चीज आपके घर में किसी पे आनी थी जो उस बकरे पे आ गई है, और अब आप लोग इस घर को छोड़ने की तैयारी करें फटाफट, और ये घर आप लोग के रहने के लिए सही नहीं है। तो उस बकरे को तो खैर दे दिया, दूसरा बकरे को हलाल कर दिया घर के सामने। तो उन्हीं दिनों फिर उन्होंने बोला कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, मैं रहना भी नहीं इस घर में। तो फिर बड़ी चीजें ऑब्वियस हो गई घर में, रात को बर्तन का गिरना पूरी रात, फिर रात को लाइट जाती थी तो कोई बाहर नहीं जाता था जनरेटर खोलने, मैं ही जाता था। तो उस टाइम पे मुझे बड़ा फील होता था कि मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है, मुझे बगैर वॉच कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो उसी दौरान हमारे पेपर हो रहे थे यूनिवर्सिटी के। सही। मेरा दोस्त मेरे पढ़ने आया हुआ था, तो मतलब मैंने उसको बताया नहीं था कि वो डर जाएगा, घर में इस तरह की चीजें हैं। तो मैंने उसको बोला यार मेरा बहुत लॉस हो गया, तो मुझे जल्दी रिकवर करवा दो चीजें, पेपर सर पे। तो वो बैठा हुआ था, उसको मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ बाहर से खाना लेके, घर में तो कुछ बना नहीं है, मैं बाहर से ले आता हूँ। कहता ठीक है। तो मेरे अब्बू के रूम में ही था जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है। सही। तो मैं बाहर चला गया, तो वो गालिबन वापस आया आधे घंटे बाद खाना लेके। तो मैंने उसको बोला चलो खाना खा लेते बाद में पढ़ेंगे। तो बोला यार तुम्हें मैंने 2 बार बोला कि पानी दे दो, तुमने मुझे देख के भी गए और तुमने मुझे मतलब बकायदा घूरा देखा, लेकिन तुमने पानी नहीं दिया है, कब से प्यासा बैठा हूँ, किसको बोलूँ और घर में किसी को आवाज लगाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बोला भाई मैं अभी घर में दाखिल हुआ, गाड़ी की चाबी ये रही मेरे हाथ में। तो कह रहे भाई तुम आए रूम में गेट पे खड़े हुए थे, तो मैंने बोला कि यार पानी पिला दो या मैं साथ चल लेता हूँ खाना लेने। तो तुमने तो देखा और चले गए। मुझे उस टाइम पे वो चीजें क्लिक नहीं कर रही थी कि मतलब ये क्या बोल रहा है या मैं गलत बोल रहा हूँ उसको। लेकिन फिर मुझे कुछ हुआ कि नहीं ये शायद इसने किसी और चीज को देखा है। तो मैंने कहा ठीक है हाँ सॉरी यार मैं तुम्हें बताना भूल गया था, सॉरी मैं पानी पूरी भूल गया था। तो ये चीज हुई। उसके बाद भी घर में बहुत सारे वाकये, मतलब सुबह 6 बजे बेल बजती थी घर की कंटिन्यूसली आधा घंटा, गार्ड घर के साथ बैठा हुआ है, उससे पूछो भाई कौन बेल दबा रहा है, कह रहा है भाई मैं इधर ही बैठा हूँ, किसी ने बेल नहीं दबाई आपके घर की। घर का फर्नीचर हिलता था, अलमारियां वगैरह। और ये इस घर में आप कितने दिन रहे, कितने अरसे तक रहे? घर में हार्डली मैं 3 महीने फिर छोड़ना पड़ा है घर। और ये आपने रेंट पे लिया हुआ था? ये रेंट पे लिया था हमने बेंगलुरु। तो जिन्होंने रेंट पे दिया था आपने उनसे पता किया कभी या मोहल्ले उनसे पता किया? बिल्कुल। जब मैं फाइनल चेक लेने गया ना उनसे, जब वो जो होता है ना हिसाब किताब रेंट और परचेज का, जब आप चाहते हैं कि बिल पढ़ दिए आपने, तो उन्होंने मुझे बोला बेटा क्या हो गया था। वो असल में 80 साल के अंकल है। अच्छा। तो मैंने कहा अंकल आपके घर में 3 चीजें आपने नहीं बताई ना। मैं कह रहे नहीं बेटा लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं। मैंने कहा अंकल हमारे घर में जान चली गई आपकी इस वजह से। तो कहते नहीं बेटा घर में कुछ भी नहीं है, लोगों ने अफवाहें उड़ाई हुई है, आप लोग भी डर गए शायद। मैंने कहा अंकल ये गुजारिश करता हूँ किसी और को घर मत देगा इस तरीके से। तो आपने कभी दोबारा जाके देखा कि उस घर में कोई और तो नहीं रहता? नहीं बिल्कुल मैंने पता किया बाद में दोस्तों से। तो दोबारा एक फैमिली शिफ्ट हुई उस घर में, उनकी 4 बेटियां थी। सही। तो हमारे बाद तो चीजें और पीक पे आ रही, क्योंकि हमने जिनसे राब्ता किया था ना तो उन्होंने टेम्परेरी तौर पे चीजें रोक दी थी ताकि हमारे छोड़ने से पहले कोई दोबारा मसला ना हो। लेकिन जब वो लोग आए तो उन्होंने तो बकायदा एक बूढ़ी औरत को, एक बच्चे को शहर में खेलते हुए देखा है। रात में वो बूढ़ी औरत पूरे घर में वॉक करती थी। ये उन लोगों ने दोस्तों को बताई मेरे पास, तो वो लोग छोड़ के चले गए उस घर से। अच्छा। और ये जब आप रह रहे होंगे तो ऑब्वियसली मोहल्ले वालों से भी आप लोग का इंटरेक्शन हुआ होगा? तो किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। माजरत के आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ? नहीं खैर वो तो मेरे ख्याल से एक असबाब था, लेकिन ये है कि ये चीजें जानलेवा भी होती हैं। लेकिन और मेरे दिमाग में एक बात सवाल चल रहा है कि आपको ये कैसे कंफर्म हुआ कि वालिद साहब का इंतकाल जो है वो इस चीज से रिलेटेड है? हो सकता है नेचुरल। नहीं मैं आपको बताता हूँ। चीजें थी कि मैं आपसे समझता हूँ कि एक फेज ऐसा आता है कि आपको चीजें बिलीव करनी पड़ती है जो आप पे होती है पर्सनली ना। बिल्कुल तो ये चीजें बड़ी विजिबल थी, बड़ी लाउड थी। आपको पता है ना बकरे वाली बात। वैसे वालिद साहब का इंतकाल हुआ किस रीजन, क्या वो साइंसी रीजन? हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा। मैं ही लेके गया था, सब कुछ था। लेकिन उस
जिन आलिम से 2 आलिम से रब्ता किया था, दोनों से मैं भी स्टिल इन टच में हूँ। कभी छोटी मोटी बात होती है तो उनसे बात होती रहती है। उन्होंने ये बोला था, देखो बेटा, जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में, ये तो होना था, लेकिन वजह कुछ इस तरह से बनी है कि आप लोग की फैमिली को जादू कराया और पहले से घर में अमलियात थी तो उनका टकराव हुआ है आपस में, और जो भी इस तरह की चीज होती है ना बेटा, वो घर के सरबराह पे आती है पहले, फिर बाद में किसी पे आती है। और अब आप जब मूव कर गए, दूसरी जगह चले गए, आप तो दुबई से कॉल करें आई बिलीव, तो अब आपके साथ कोई ऐसे, अल्लाह करे, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसे वाक़या आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ तो नहीं होते? नहीं, गालिबन एक हुआ था, एक छोटा सा हुआ था, लेकिन वो इससे रिलेट नहीं है। अच्छा। वो एक मेरा भांजा है, तो उसको एक जिनका बच्चा उसके साथ खेलता था, तो मुझे उस टाइम, क्योंकि मैं इस अब्बू के इंतकाल के बाद से मैं आपको बताया ना, 2 बंदे हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, जिनको मैं मानता भी हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, जिन्होंने मैं उस टाइम पे हेल्प आउट किया ना, सही। और वो अच्छा इल्म रखते हैं। तो मेरी बहन और अम्मी ने मुझे बताया कि इसको शायद दिमागी मसला हो गया, बहन के बेटे को। मैंने क्यों, क्या हुआ? कह रही है किसी से बात करता रहता अकेले में। और क्या उम्र है आपके भांजे की? भांजे की उम्र अभी माशाल्लाह 7 साल हो गई, उस टाइम 5 साल थी। तो मैंने कहा छोटा बच्चा है, इसका कोई बहन भाई भी नहीं, शायद कर रहा हो। तो फिर मेरे भाई ने एक चीज देखी कि इसने बॉल फेंकी एक तरफ, मतलब दीवार की तरफ, और बॉल वापस आ गई। अच्छा, बगैर किसी सोर्स के ना। तो फिर मैंने उन्हीं से राब्ता किया, नाम हम बताया, उन्होंने बोला बेटा मुझे देखना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला बेटा देखो, इसके साथ जिस घर में लोग रह रहे हैं ना अभी, बहन मेरी, तो उस घर में एक फैमिली है, सही है, और बच्चा इसी की उम्र का है, जो जिनका बच्चा है ना, वो इसी की, तुम्हारे भांजे की उम्र का है। वो उसके साथ खेलता है, उसको खेलना अच्छा लगता है, और अगर तुम लोग चाहते हो तो उसके साथ रहेगा, तो उसको आगे जाके फायदा ही पहुंचा सकता है, वो नुकसान तो कुछ भी नहीं करेगा। तो मैं बहन से पूछा भाई कि वो तो इस तरह बता रहे हैं, तो बहन ने बोला नहीं, मतलब ऐसी बात है, वो ऑब्वियसली कंसर्न होने का, नहीं हमें इस तरह की कोई चीज नहीं चाहिए, तुम प्लीज कुछ करके जो बोलो कि उसको तंग नहीं करे। तो फिर उन्होंने कुछ पढ़ाई की, उन्होंने तो उस बच्चे को थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया उस घर में, फैमिली को, कि आप लोग इनसे इस तरह का इंटरेक्शन ना रखें, वो लोग डर रहे हैं। सही, अच्छे लोग थे, अच्छी चीज थी। बहरहाल बाद में वो थोड़ा सा उन्होंने रजिस्ट किया चीज को, उस फैमिली ने। सुनने में बड़ा अजीब सा लगा लोगों को कि इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन इस तरह की इंटरेक्शन होती है, जो आलिम है उनकी दूसरी जो मखलूक है उनसे होती है बाकायदा। तो उन्होंने तो रजिस्ट की कि मतलब ये, कि मतलब हम तो यहाँ रहते थे पहले से, और बच्चा खेल ही तो रहा है, इस तरह की मतलब चीजें हुई। तो उन्होंने रजिस्ट किया, बच्चे को डराया भी काफी दिन, बच्चा वो डरा भी, लेकिन बाद में उन्होंने उस फैमिली को उस घर से रजिस्ट कर दिया, थोड़ा सा बाउंड कर दिया घर में, एक कमरे की तरह, कि आप लोग इस तरह विजिबल होकर चीजें मत करें, और बच्चे का इस तरह खेलना नॉर्मल नहीं है हम लोगों के लिए, इन लोगों के लिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलें जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। लेट्स सी हुज किसकी ईमेल हमारे पास आई है। सलाम मिनहाज, होप यू आर डूइंग वेल। आई वांट टू शेयर एन इंसिडेंट व्हिच happened with me recently when I was in Naran after my A-levels exam. My A-levels exams was about to finish and we all friends were planning to go on a trip. अच्छा, चलें। वासिम मलिक साहब, आपकी जो ईमेल है वो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो रही है पढ़ने में। आप दोबारा से अगर भेज सके हमें तो प्लीज़ भेजिएगा। अच्छा, एक ईमेल आई है जिस पे वो कहते हैं साहब के उनका नाम ना बताया जाए। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड टू माई मदर्स डेथ एंड दिस वॉज टोल्ड बाय माई अंकल हु वॉज विद माई मदर एट द टाइम ऑफ हर डेथ। माई अंकल टोल्ड मी दैट एन आवर बिफोर माई मदर्स डेथ she was perfectly fine. She was lying in her bed and all of a sudden my mother said to my uncle to leave the room immediately. Initially my uncle resisted in going outside the room and he said kyun jaun main bahar. My mother forcefully sent my uncle out of the room saying jao bahar wo aa gaye hain. My uncle was shocked to listen to this. He went out of the room just after few minutes. When my uncle entered the room again, condition of my mother was very serious and within half an hour she died. She went back to the Almighty. This incident always frightens me, and especially her last words to my uncle, bahar jao wo aa gaye hain. I have shared this story previously also with you. I hope you don't mind it. It's okay. Mr. XYZ, उम्मीद करते हैं कि आपकी वालदा जो हैं वो एक बहुत बेहतर जगह पे होंगी,
और मुस्कुरा रही होंगी आपको देख के, आपकी तरक्की देख के, और आपको लाखों करोड़ों दुआएं दे रही होंगी। ये जो फिनोमेना आपने अपनी वालदा का हमसे शेयर किया, इसी तरह के बहुत सारे वाकयात पहले भी लोग अपने शेयर कर चुके हैं। मैंने अपने नाना का कई दफ़ा बताया है। आई थिंक जब मौत के फरिश्ते आते हैं तो इंसान को खबर तो हो जाती होगी। ऑब्वियसली अल्लाह ताला जो है वो जिंदगी वापस, रूह वापस ले रहा है आपसे, तो शायद थोड़ी बहुत तो इंडिकेशन देते ही होंगे अल्लाह। है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ, जो कि हमें शोएब अजीज ने भेजी है। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, I wish you a speedy recovery. This is Shoaib from Karachi. I'm a regular listener to your issue. I want to share something that my friend's family went through. My friend shifted from Nazimabad to Gulshan 13C. They got the house a little bit cheaper than the market rate. Therefore, my friend's father bought the house without much research. The shifting took almost a month. They shifted and everything was normal for 2 weeks. But after that, things started getting weird. Things kept in a different place were found entirely at a different one. Then one day, his little brother fell off from the stairs and they took him to the hospital. After they came back home, my friend and his father asked his little brother how did he fell, to which his brother started crying and said, वो बच्चा जो ऊपर वाले हिस्से में रहता है उसने मुझे धक्का दिया. My friend and his father did not believe him and thought he must have a fight with some kid from the vicinity and he may be imagining things. My friend's room was upstairs on the first floor. He used to sleep alone. He used to hear kids playing on the roof. One night when he was sleeping in his room, someone hit his door once lightly. My friend woke up and thought it was a dream and ignored it and went back to sleep. Then someone hit the door again. This time it was a bit loud than the first one. He woke up and stood up waiting for someone to knock again, but it did not happen. So he went back to bed. He was trying to sleep, then there was a bang on this door, which was third time, and it was so loud that my friend got scared and his legs started to shake. He went to the window and saw outside, but there was no one there, which scared him even more. He called his dad on his mobile phone and his dad and mom came up. Only then he opened the door. My friend told them everything. They asked him to come downstairs and sleep there. Everything was okay for 2 days, but then something happened which scared them. My friend and his father had to attend a wedding. His mom and younger brother was in the home alone. His mom was awake waiting for them, but his little brother slept as usual. She was watching TV and she heard someone knocking on the door. She went to check up on the door, but there was no one there. Then she came back inside and started watching TV again, but then someone again knocked the door. Then she went to check upon it again and no one was there. She thought some kids are pranking with her. So she stood near the door and when someone knocked again, she opened up rapidly, but no one was there and she got scared because no one could have hidden so fast. She hurried back inside and locked the inner door as well. After a few minutes she heard a knock on the inner door, which she locked on her way back inside, and she got scared because whatever it was, it kept knocking and it was not stopping. She called my friend's father and asked them to come back immediately. They came home and she explained everything to them. They decided to change and shift to their proposed place and sold the place. I have few more incidents, but I will share them later. Please include my email. This is the first time I am sharing something. Thank you. Thank you शोएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी एक वाक़या हमसे शेयर किया। रोमा अजीज़ कहती हैं कि मैं आपसे अपना कोई वाक़या शेयर करना, आप अपना कोई वाक़या शेयर करें। मैं बस मेरे जितने वाक़या थे मैंने 10 दफ़ा शेयर कर लिए, उसके अलावा मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मेराज खान कहते हैं सलाम मिनहाज, मैं बफर जोन में रहता हूँ। बफर जोन में रहने से पहले
जिस फ्लैट में रहता था वहाँ कुछ ऐसे असरात थे जो हमें परेशान नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिया था। जैसे कि एक दफ़ा मैं और मेरी फैमिली किसी तकरीब से घर आए तो उस वक्त उस एरिया की लाइट गई हुई थी। तो जब हम अपने घर के तरफ 4th फ्लोर में जैसे ही पहुंचे तो हमारे पड़ोसी, जो कि अम्मी की दोस्त भी थी, जो लाइट जाने पर टाइम पास के लिए आ जाया करती थी, तो उस दिन वो हमें देखकर चीखते हुए अपने घर के अंदर जाकर अपनी अम्मी से कहने लगी कि इन्हें अंदर नहीं आने देगा। उस वक्त उनकी हालत देखकर हम अपने घर की जगह उनके घर उनकी खैरियत की वजह से मालूम करने के लिए उनके पास गए। उन्होंने बताया कि रोज़मर्रा की तरह मैं लाइट जाने पर वो हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो किचन की खिड़की जो दरवाजे के बिल्कुल बराबर में ही है, उसकी खिड़की में से किसी ने कहा कि घर में सब सो रहे हैं। उनकी शक्ल बिल्कुल मेरी अम्मी की थी, तो अपने घर की तरफ जाने लगी, ये सोचते हुए कि आज आंटी का लहजा तर्क था कि आप मेरे बिल्कुल सामने आ गई। तो मुझे एकदम खौफ हुआ कि अभी मैं जिससे बात कर रही थी वो कौन था। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया मिराज साहब, आपने अपना एक वाकया शेयर किया। और इस तरह के वाकयात बिल्कुल होते हैं और आप भी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हर कोई अपनी एग्जिस्टेंस जरूर बताता है। दुनिया में ऐसे वाकयात, ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से गुजर चुके हैं कि जब इंसानी दिमाग को पता चला तो दंग रहने के अलावा और कुछ उसके बस में नहीं रहा। चंद वाकयात तो इस तरह के गुजरे कि जो आज तक नामुकम्मल हादसात हैं। किसी को नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। एक बच्चे का, एक 15 साल बच्चे का स्कूल में अचानक उसकी डेड बॉडी मिलना, जब तफ्तीश की गई तो उन अफसरान को उसकी मौत की जो वजह है वो आज तक ना पता चल सकी। कभी फॉरेंसिक ने ये कहा कि उसकी सफोकेशन की वजह से डेथ हुई, कभी किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा कि गर्दन मुड़ने की वजह से डेथ हुई, लेकिन टिल डेट 2013 का ये वाक़या है। आज तक उस बच्चे के वालिदैन अपनी गवर्नमेंट से और लोकल पुलिस से इंसाफ मांग रहे हैं। इसी तरीके से 1980s में एक यंगस्टर अपने दोस्तों के साथ ब्राजील की ट्रिप पे जाता है। वहां पर एक छोटा मोटा मामूली सा समंदर पे लड़ाई झगड़ा होता है वहां के लोकल से, और उस लड़ाई झगड़े में उसके कुछ ब्लीडिंग होती है कान में। हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल वाले फौरन जो थोड़ी बहुत सर्जरी होती है, टाँके वाके लगाने होते हैं, वो लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप 2 हफ्ते तक ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि कान की सर्जरी के बाद हमेशा डॉक्टर्स आपको मना करते हैं ट्रैवल करने से। इत्तेफाक से उस लड़के की नेक्स्ट डे फ्लाइट थी। तमाम दोस्त
अलविदा कह के अपने मुल्क, अपने घरों की तरफ रवा दवा हो जाते हैं, सिवाय उस बंदे के। और वो कहता है कि मैं 1 हफ्ते बाद ट्रैवल करने की कोशिश करूंगा। उसी रात वो अपनी वालदा को भी कॉल करता है ब्राजील से, बताता है कि ये इंसिडेंट हो गया, ये वाकया हो गया। 2 घंटे 3 घंटे गुजरने के बाद रात के 3 बजे वो दोबारा अपने वालिदैन को कॉल करता है और कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी जान को खतरा है, और ये कह के उसका फोन बंद हो जाता है। दूसरी सुबह उसको उस हॉस्पिटल जाते हुए देखा जाता है जहां पे वो डॉक्टर होता है। उस डॉक्टर के वेटिंग एरिया तक में बैठते वक्त की उसकी वीडियो है। फिर अचानक से दूसरे कैमरे में आता है कि वो लड़का उस वेटिंग रूम से अपना सामान छोड़ के भागता हुआ नजर आता है, हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, और वहां तक की उसकी वीडियो है। उसके बाद वो कहां गया, जिंदा है, मर गया, किसी को नहीं है। फैमिली के लोगों के हिसाब से उसको कोई मेंटल इलनेस भी नहीं थी। इसी तरीके से एक लड़की, एक हाई स्कूल की लड़की अपने स्कूल से अपने टीचर को ये कह के जाती है कि मैं 1 हफ्ते स्कूल नहीं आऊंगी क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है और मुझे अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना है। स्कूल से बाहर निकलती है, जा रही होती है अपनी गाड़ी में, एक्सीडेंट होता है, और उस एक्सीडेंट के बाद से आज तक, तकरीबन 20 या 22 साल पुरानी बात बता रहा हूं, उस लड़की का नाम और निशान नहीं पता चलता। रूट 112 पे उस लड़की की गाड़ी मिलती है जहां पे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। बस वो लड़की कहां गई, किधर गई, कैसी है, जिंदा है, मर गई है, अगवा किया है, कत्ल किया है, कुछ नहीं मालूम। ये वाकया होने के 1 साल के बाद, नहीं, आई थिंक सॉरी आई एम रॉन्ग, ये 20 साल नहीं है, तकरीबन अभी रिसेंट टाइम 10-11 साल पुराना वाकया है। क्योंकि उसकी जो भी मिसिंग पर्सन की एनिवर्सरी 1 साल के बाद एक बंदा यूट्यूब पे एक शख्स एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो सिर्फ मुस्कुरा रहा है, और उस यूजर का नाम 112 समथिंग होता है। और ये बंदा हर साल उस लड़की की डेथ एनिवर्सरी या जो भी मिसिंग एनिवर्सरी जो भी है, उस दिन वो वीडियो अपलोड करता है, मुस्कुरा रहा होता है, गाने गा रहा होता है, और एंड में हैप्पी एनिवर्सरी बोलता है। जब ये 2-3 साल कंसेक्यूटिव हुआ और जब कड़ी से कड़ी मिली, कुछ लोगों ने इस चीज को, क्योंकि उसी एक ही टाउन का ये वाकया था, तो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और उसको सस्पेक्ट के तौर पे उसकी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन सबूत ना होने की वजह से उसको रिहा कर दिया गया। टिल डेट वो लड़की कहां है किसी को नहीं मालूम। इसी तरीके से एक लैम लीसा के नाम से एक लड़की जो कि एक होटल में चेक इन करती है, और उसके बाद उसका एक अजीब सा बिहेवियर सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि वो लिफ्ट में घुस रही है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी से डर के, किसी से छुप के बैठी है लिफ्ट में। फिर वो लिफ्ट में किसी से बातें कर रही है, किसी के अंदर लिफ्ट में अंदर आने का वेट कर रही है, दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा लिफ्ट का। फिर वो बाहर निकलती है और वहाँ से कैमरे की नज़र से दूर हो जाती है। दूसरे दिन उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है उसी होटल के रूफ टॉप पे मौजूद वाटर टैंक के अंदर। पहला शक यही जाता है कि
दिमागी मसले मसाइल की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जिस टैंक के अंदर उसकी डेड बॉडी पाई गई, उस टैंक का जो ढक्कन था वो ऊपर से लॉक हुआ था, बाहर की तरफ से लॉक हुआ था। मतलब जब ये पता चला तो ऑब्वियसली सस्पेक्ट के ऊपर बात गई कि किसी ने मर्डर किया है। जब होटल के सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए तो छत रूफ टॉप तक सिवाय उस लड़की के और कोई नहीं गया। इस तरह की मिस्ट्रीज इस दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे ऐसे इलाके, ऐसे ऐसे एरियाज अबंडेंट पड़े हुए हैं जहां पे किसी जमाने में 2-2 लाख 5-5 लाख लोग रहा करते थे, लेकिन आज उस जगह पे जाना भी ममनू है। कुछ साइंसी वजूहात की वजह से और कुछ उन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से जिनके बारे में हम अपने शो में बात करते हैं। एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है आजकल कराची के या पाकिस्तान के 5 सबसे हॉन्टेड जगहें, जिसमें कारसाज सर फहरिस्त है, फिर एक PCHS ब्लॉक 6 का घर है, मोहाटा पैलेस है, चौकंडी का कब्रिस्तान है, और भी कुछ 1-2 जगह हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही। इसी तरीके के बहुत सारे और मकाम हैं जो शायद हम जिससे हम ना इल्म हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, कारसाज एक ऐसा रोड है जहां पे बहुत सारे, आप तमाम लोग जो सुन रहे होंगे वो उधर से रोज उनका गुजर होता होगा। मेरा हर पॉइंट पे आना जाना हुआ है। दोपहर के 12 बजे से लेके सुबह के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 5 बजे फजर के टाइम तक। और एक दफा तो मैं प्रिसाइसली इस वजह से भी गया था, जब जवानी का टाइम था तो दोस्तों ने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं, बड़ा वाकयात हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। गए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग अपने वाकयात हमसे शेयर करते रहे हैं। आज से नहीं, जब से ये शो शुरू हुआ है लोग वाकयात शेयर करते। इसी तरीके से हिल पार्क का ये घर जो बहुत मशहूर हो गया है, या हिल पार्क इटसेल्फ, खुदा ने जानबूझकर शायद ये मिस्ट्रीज छोड़ी हुई है इस दुनिया में अपनी खुदाई बताने के लिए। इंसान जितना परफेक्ट बनने की कोशिश कर ले, जितना नॉलेजेबल बनने की कोशिश कर दे, लेकिन क्रिएटर से ज्यादा नॉलेज नहीं रख सकता। ऐसे मिरेकल्स हैं, ऐसे ऐसे अजूबे हैं जो आप सोच नहीं सकते वो मौजूद हैं इस दुनिया में। बे ऑफ बंगाल जो इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आता है, आज भी एक ऐसा आइलैंड वहां मौजूद है जहां कोई इंसान नहीं जा सकता। यहां तक कि गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने इल्लीगल करार दे दिया है कि वहां अगर कोई जाएगा तो वो इल्लीगल है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर उसके साथ जो होगा उसका ताल्लुक स्टेट या उस मुल्क की गवर्नमेंट से नहीं होगा।
कहा जाता है कि उधर एक ऐसी आबादी रहती है लोगों की जो चाहते ही नहीं कि लोग उनके पास आए। ये एक नॉर्मल लुकिंग लोग हैं जिनको आदिवासी कहते हैं। एक जमाने में जब जलजला आया, सुनामी आया, तो उनकी मदद के लिए लोगों को भेजा गया। तो उन्होंने तीर कमान के इस्तेमाल करके जो हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू करने के लिए उनके पास जा रहा था उसको भगा दिया। सिर्फ हिस्ट्री में 2 लोग हैं जो उस आइलैंड के करीब तक गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दोनों की डेड बॉडी ही वापस आई। किसी को उस जगह के बारे में इल्म नहीं। ये तो खैर मैंने एक आपको ऐसा आइलैंड बताया जिसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन निकालना चाहें तो गूगल मैप और 10 और ये ड्रोन और इन 10 चीजों से निकल सकते। लेकिन ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिनके बारे में आप सोचते ही रह जाएं, कैलकुलेशंस ही करते रह जाएं, साइंस सिर्फ बोलती रह जाए, हक्का बक्का रह जाती है। अब कवर अप्स हैं, कोई झूठी कहानी है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन पुरस्रार वाकयात हमेशा इस दुनिया का हिस्सा रहे हैं। चले जनाब, ईमेल्स की तरफ रुझान करते हैं। मैं आपका एक रेगुलर लिसनर हूं और मैं एक अपना पर्सनल वाकया आप लोगों से शेयर करना चाहती हूं। आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, लेकिन ये 2 साल पहले की बात है जब मैं कॉलेज में थी। आई वाज इन गुलशन कॉलेज ब्लॉक 7 में जो मौजूद है। मेरा शुरू से ही इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा। मुझे ये सब एडवेंचरस लगता था और मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी कुछ सालों से बंद कर दी गई थी क्योंकि वहां कुछ हादसात हो चुके थे। एक दिन मैं अपनी दोस्त के साथ उस लाइब्रेरी गई क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। मैं अपने दोस्त के साथ जैसे ही उस लाइब्रेरी में एंटर हुई तो वहां हमें भारीपन का एहसास होने लग गया। हमने सोचा अब आ ही गए हैं तो देख के जाते हैं, फिर मौका मिले या ना मिले। हमने वहां की बुक्स देखी जिन पे धूल जम चुकी थी। हम बुक्स देख ही रहे थे कि अचानक मेरी दोस्त को किसी ने जोर से धक्का दिया और वो गिर गई। मैं घबरा गई और अपनी दोस्त को उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो किसी ने मुझे भी धक्का दे दिया और ये होना था कि हम दोनों ही दोस्त बेहोश हो गए। इत्तेफाक से वहां हमारी उर्दू की टीचर का गुजर हुआ तो उन्होंने लाइब्रेरी खोली और हम दोनों को उठाया, पानी पिलाया। हम दोनों का दिमाग पूरी तरह मांद पड़ चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैं और मेरी दोस्त ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद कॉलेज गए तो हमें प्रिंसिपल और टीचर से डांट पड़ी। भले ही ये इंसिडेंट 2 साल पहले का है, लेकिन आज भी लगता है जैसे कल परसों की बात है। अब तक मैं इन चीज़ों को सिर्फ एडवेंचर की नज़र से देखती रही, लेकिन उस हादसे ने मेरी सोच बदल दी। चलें, आप जो भी थी, आपका नाम नहीं है हमारे पास, माजरत। गुलशन कॉलेज की आप बात करिए। आई एम श्योर गुलशन कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? हमें SMS करके बताएं कि गुलशन कॉलेज का जो लाइब्रेरी है वो बंद है। और 2 साल पुरानी बात है तो आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे होंगे। अगर कोई है ऐसा हमें बताए SMS करके 6278 पे कि जी बिल्कुल गुलशन कॉलेज मशहूर है इन चीज़ों पे, ताकि फिर हम आगे भी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी अपनी कर सकें।
1957 February 25th फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया अमेरिका के एक शहर में पुलिस को एक स्टूडेंट की तरफ से कॉल रिसीव होती है। और उस कॉल में उनको पता चलता है कि एक पेंसिल्वेनिया के एक शहर फिलाडेल्फिया के एक दूर शहर से थोड़ा सा बाहर के इलाके में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब पुलिस उस जगह पे पहुंचती है तो एक कार्डबोर्ड नुमा बॉक्स के अंदर एक 2 साल के बच्चे की डेड बॉडी निकलती है। पहले आसपास के इलाके में ही इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उस बच्चे के बारे में या उसके नाम के बारे में या उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ मालूम नहीं चलता। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है वैसे ही वैसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। जब पोस्टमार्टम होता है बच्चे का तो फर्स्ट एग्जामिन रिपोर्ट जो होती है उसमें आता है कि इस बच्चे को सर पे मल्टीपल चोटें लगने की वजह से अमवात हुई है, उसकी मौत हुई है। थोड़े अरसे के बाद ये इंकशाफ भी होता है कि जब बच्चे की बॉडी को गौर से देखा गया तो उसकी रिब्स जो पसलियां होती हैं वो नजर आ रही थी, जिससे इन्वेस्टिगेशन वालों ने ये अंदाजा लगाया कि इस बच्चे को काफी दिनों से खाना भी नहीं दिया गया था। फिर उसकी जो बॉडी की जो स्किन थी वो ड्राई हुई हुई थी, जिससे ये भी अंदाजा लगाया कि पानी भी शायद इसको नहीं दिया गया। कई दिन गुजर गए, कई साल गुजर गए, इन्वेस्टिगेशन जारी रही। मिसिंग पर्सन के नाम से एक पैम्फलेट, मिसिंग किड के नाम से एक पैम्फलेट छपवाया गया जो कि पूरे स्टेट पे लगाया गया, पूरे शहर में लगाया गया कि कोई तो हो जो आगे बढ़ के बोले कि ये हमारी औलाद है या हमारा फैमिली मेंबर है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़े अरसे के बाद कहानियां बनना शुरू हुई। जब बॉडी मिली थी बच्चे की तो उसके सर पे बाल नहीं थे, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि मारने से पहले इसको गंजा करवा दिया गया। जब उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक नाई सामने आया और उसने बताया कि शायद ये वो बच्चा है जो डेथ से 1 हफ्ते पहले मेरी दुकान में आया था अपने बड़े भाई के साथ, और एक यूजुअल फैमिली की तरह उसने अपने बाल शेव करवाया और वो चला गया बगैर कुछ अनयूजुअल हुए। जब उसकी इस थ्योरी को एग्जामिन किया गया तो पता चला वो किसी और बच्चे के बारे में बात हो रही थी। तो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन उसी पॉइंट पे आ गई कि आखिर ये बच्चा है कौन। फिर एक और उसी इलाके के करीब में एक फॉस्टर होम था जहां पे बहुत सारे बच्चों को एक कपल था वो रखता था। उनसे इन्वेस्टिगेशन की कि कहीं आपके ही इदारे से तो ये निकल के नहीं आया, क्योंकि उस कपल के बारे में ये मशहूर था
कि वो जो बच्चे उनके फॉस्टर होम में मौजूद हैं उन पे तशद्दुद करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो उनके ऊपर भी कोई ऐसा इल्जाम साबित नहीं हो सका। फिर अरसे के बाद एक लड़की सामने आई जिसने बोला कि मेरी वालदा जो हैं वो गुलाम खरीदा किया करती थी। तो उन्होंने भी, उसने कहा कि ये इस बच्चे को मैं जानती हूँ, ये मेरी वालदा का स्लेव है। उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, उससे सारे वाकयात पूछे गए। उसने बताया कि मेरी वालदा जो है वो गुलाम खरीदती हैं और उनसे काम करवाने के लिए। और फिर इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे चलती गई तो पता चला कि उनकी वालदा जो है वो एक जहनी मरीज़ा थी और वो स्लेवरी के साथ सेक्स स्लेव के तौर पे भी बच्चों को इस्तेमाल किया करती थी। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, उस कहानी को वेरीफाई करने की कोशिश की गई, तब भी इन्वेस्टिगेटर्स को यही बात पे वापस आए कि ये उस बच्चे की बात नहीं हो रही जिस बच्चे की डेड बॉडी इनको मिली है। फिर एक और र्यूमर फैली कि इस बच्चे को शायद डुबा के मारा गया। कहते हैं कि उसको दफना दिया गया था बच्चे को आफ्टर फ्यू मंथ्स। फिर उसकी कब्र खोदी गई। जब नई इन्वेस्टिगेशन शामिल हुई, नए लोग इन्वॉल्व हुए इसके अंदर, इदारा बदला, फिर उसकी डेड बॉडी बाहर निकाली गई, उसको फिर पोस्टमार्टम किया गया। उस दफ़ा कुछ 10 साल हो गए थे तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, डीएनए टेस्ट आ गया था। तो उसकी स्किन के टिश्यूज से पता ये चला कि इस बच्चे को डुबा के मारा गया। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे ये केस जो है वो दबता चला गया। लेकिन चंद ऑफिसर्स थे जो इस बात पे अड़ गए थे कि ये आखिर बच्चा है कौन और इसकी डेथ हुई कैसे। तो उन्होंने ही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उनको हायर किया। उनको ये जॉब दी गई कि पता कराया जाए कि ये आखिर है कौन, ये मिस्टीरियस बच्चा है कौन। उसके स्केच बने, दोबारा से हर जगह पे उसकी तस्वीरें लगाई गई, अखबार में डाली गई, स्कूल्स में लगाई गई, मार्केट्स में लगाई गई। लेकिन फिर कोई खबर नहीं। फिर एक इसी तरह का सिमिलर वाकया न्यूयॉर्क में पेश आता है चंद साल के बाद, कि 2 साल के बच्चे की डेड बॉडी मिलती है और उसका जो किडनैप करने वाला इंसान था वो पकड़ा जाता है। तो फिलाडेल्फिया की पुलिस जो है वो न्यूयॉर्क जाती है, उधर इन्वेस्टिगेशन करती है। एग्जैक्ट सिमिलर केस होता है कि 2 साल के बच्चे को एक शख्स जो है वो हॉस्पिटल से किडनैप करता है और फिर उसके साथ कुछ बदसलूकी करता है, हरासमेंट करता है, मारता पीटता है और फिर उसका मर्डर कर देता है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई दोबारा से इन्वेस्टिगेशन उसी पॉइंट पे आके रुक गई कि वो कोई और बच्चा था और वो कोई और मर्डरर था, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर इस केस को ऐसे ही छोड़ दिया गया। आज की तारीख तक कोई नहीं जानता कि ये बच्चा कौन है, इसका क्या नाम है।
और अगर आप गूगल करना चाहें तो अमेरिकाज अननोन चाइल्ड के नाम से ये मशहूर है। और बॉय इन द बॉक्स के नाम से ये स्टोरी जो है आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। बाद में जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, चूंकि फैमिली मेंबर्स नहीं थे, कोई था नहीं दफनाने वाला, ओन करने वाला, बॉडी ओन करने वाला, तो इसकी डेड बॉडी को ऐसे ही किसी जगह पर रख दिया गया। तो जो इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने पैसे जमा किए और इस बच्चे की जो है तदफीन कराई गई। ऐसे कई सारे और वाकयात इस दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे कई सारी कहानियां हैं जो लोगों को मालूम ही नहीं। कहानियां तो दूर की बात, इस बच्चे का ही नहीं मालूम कि ये आखिर था कौन। इमरान जो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम इमरान है और मैं नाज़िमाबाद में रहता हूँ। ये वाक़या आज से 15 साल पहले मेरे वालिद मरहूम के साथ पेश आया। मेरे वालिद साहब रिक्शा चलाते थे और रात 3 बजे तक घर वापस आते थे। एक बार दिसंबर के महीने में रात के 2-3 बजे के दरमियान का टाइम था। वालिद साहब डालमिया रोड पे सवारी का इंतजार में खड़े हुए थे। हल्की बारिश हो रही थी और सख्त सर्दी थी। एक औरत वालिद साहब के पास आई और लालू खेत जाने का कहा तो वालिद साहब ने उसे बिठा लिया। मेरे वालिद को लगा कि वो औरत किसी शादी की तकरीब से आ रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सजी संवरी हुई थी और फुल मेकअप में थी। अब वालिद साहब ने सोचा कि घर जाने का टाइम भी आ गया, इसे ड्रॉप करके घर चला जाऊंगा। इसलिए काफी स्पीड से वालिद साहब ने रिक्शा भी चलाया और चूंकि उस इलाके से इतना दूर नहीं है लालू के, तो हम मुश्किल से 10 मिनट में वालिद साहब पहुंच गए। फिर उस औरत से पूछा कि कहाँ उतारूं, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब 2-3 दफा पूछने पर भी कोई जवाब ना मिला तो वालिद साहब ने रोक कर पीछे देखा तो वहां वो औरत नहीं थी। मेरे वालिद सख्त हैरान हुए, क्योंकि जिस स्पीड से वो आए थे उसमें किसी का जंप लगाना नामुमकिन था। खैर मेरे वालिद ने नाज़िमाबाद पहुंचकर रिक्शा स्टॉप पर खड़ा कर दिया। और मेरे वालिद की एक आदत थी कि जब रिक्शा हवाले करते थे ओनर के, तो एक दफा पूरे रिक्शे की सर्च जरूर करते थे, ताकि कुछ किसी सवारी का सामान अगर रह गया हो तो वो अपने पास रख लिया करते थे। उस रात भी वालिद साहब ने टॉर्च ऑन करके चेक किया तो उनको एक बहुत ही अजीब चीज नजर आई। वो औरत जिस जगह बैठी थी वहां पर जहां पैर रखे होते हैं, तो बारिश की कीचड़ की वजह से उसके पैरों के निशान छप गए थे, जो कि नंगे पैरों के निशान थे। और डरा देने वाली बात यह थी कि वो उल्टे थे। कहते हैं ये वाकया बिल्कुल सच्चा है, जो कि मेरे मरहूम वालिद साहब के साथ पेश आया, और अल्लाह उनको मगफिरत अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला जनाब। एक और ईमेल है जो कि मैं शामिल करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल समद राजपूत फ्रॉम कराची। मिनहाज, जो वाकया मैं बताने लगा हूं ये कुछ 3 साल पहले का वाकया है जो मेरे साथ पेश आया था। हुआ कुछ यूं कि मैं और मेरा दोस्त जोहर की नमाज पढ़ के फारिग हुए। हमारी आदत थी कि जोहर के बाद कुछ देर तक मस्जिद में बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते थे और इतने में मस्जिद खाली हो जाया करती थी। फिर एक दिन हम जब जाने लगे, मस्जिद से निकलने लगे, और हाँ उस दिन बारिश हो रही थी, तो मस्जिद के दरवाजे के पास में एक बुजुर्ग देखे जो उस दिन से पहले और उस दिन के बाद कभी नहीं दिखे। तो फिर जब मैंने उन्हें देखा तो वो बस चुप खड़े हुए थे और सर नीचे करके खड़े हुए थे। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही कोई जरूरतमंद है, और उस दिन मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने उनको दे दिए और घर आ गया।
ईशा की नमाज पढ़ी और रात को उसी दिन मैं अपने रूम में अकेला बैठा हुआ टीवी देख रहा था तो तकरीबन 12:30 का टाइम होगा। मेरी कमरे की खिड़की से खुशबू आना शुरू हो गई। पहले तो मैंने इग्नोर किया मगर कुछ देर में और तेज हो गई। फिर मैंने सोचा कि बहन ने शायद कोई परफ्यूम या क्रीम लगाई होगी। मैं बहन के कमरे में गया तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, तो वो उल्टा वहां पे पढ़ाई कर रही थी। मैं सोचा कि कोई बाहर लगा के गया होगा या बाहर किसी ने लगाई होगी। मैं फौरन बाहर गली में गया तो पूरी गली सन्नाटा था। फिर मैं अपने रूम में वापस आया तो वो खुशबू और तेज हो गई थी। वो बस सिर्फ मेरे रूम में ही आ रही थी और घर के किसी और रूम में नहीं थी। मैं डर गया। मैंने अपनी बहन को बुलाया, उसे भी आ रही थी। जैसे ही मैंने विंडो के पास जाकर खड़ा हुआ, वो खुशबू मेरे पास, ऐसा लगा कि वो खुशबू मेरे पास आ रही है और ऐसी खुशबू जो कभी नहीं मैंने सुनी। फिर मैं और मेरी बहन दुरूद पढ़ने लगे तो दुरूद पढ़ते पढ़ते वो खुशबू और तेज हो गई। फिर मैंने जाकर वालदा को बुलाया जो अपने रूम में सो रही थी, बताया कि क्या हो रहा है रूम में। जैसे ही वालदा मेरे रूम में आई वो खुशबू गायब हो गई और ऐसी गायब हुई जैसे कि थी नहीं। मैं और मेरी बहन हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है। वालदा ने कहा कि कुछ नहीं, सो जाओ। जैसे ही वालदा रूम से गई वो खुशबू दोबारा आना शुरू हो गई। खैर, उसे मैंने वालदा और बहन को अपने ही रूम में सुलाया अपने साथ, मगर वो खुशबू फजर तक आती रही। फिर उसके बाद मुझे कुछ ख्वाब में बुजुर्ग और बहुत कुछ नजर आना शुरू हो गया, जैसे खाने काबा, मस्जिद हरम और बहुत कुछ। फिर दिखाया तो पता चला कि एक नेक बुजुर्ग हैं जिनकी मैंने मदद की थी और उनसे उनको डरने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर, माज़रत सबसे पहले कि मस्जिद हरम जो है वो मैं सही नहीं बोल पाया। ये 2 ईमेल्स आपने सुनी। ऐसे कई सारे वाकयात होते हैं जो हमारी जिंदगी में होते हैं और स्पेशली इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि जिनकी कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिसको इंसानी दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता फौरन ही। जैसे इंसान को गिरा, चोट लगी, खून निकला तो फौरन एक्सेप्ट कर लेते, क्या गिरे हैं तो चोट लगी है। लेकिन बैठे बैठे हाथ कट जाना या दीवार में से खून आना, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत सारे टाइम लोग समझते हैं कि दूसरा बंदा पागल है, इमेजिन कर रहा है, लेकिन जिसके साथ वो हो रहा होता है, गुजर रहा होता है वाकया, सिर्फ उसी को सच्चाई का पता होता है। अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कि किसी जगह को अंधेरे में ज्यादा दिन ना रखें, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कमरा हो जहां आप अक्सर नहीं जा पाते। घर के कुछ ऐसे जगहें होती हैं जहां पे आप रोज नहीं जा पाते, जैसे अमूमन छत पे बना हुआ स्टोर रूम, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पे हजारों लोग मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी किसी ऐसी मखलूक की आपको प्रेजेंस फील हो रही होती जो आपको दिख नहीं पा रही होती। ये एक ऐसी दुनिया है जिसको कभी भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकेगा, ये मेरा मानना है। कुरान मजीद और बाकी जो अल्लाह की किताबें हैं, जो कुरान शरीफ से पहले की भी हैं, उनमें भी इस मखलूक के बारे में जिक्र है। और ये 4 किताबें तो चले हैं ही, इसके अलावा गारों में,
पुरानी इमारतों में, पुरानी कंस्ट्रक्शंस में, पुरानी सिविलाइजेशंस जो निकली हैं 3-3 साल, हजारों साल, 2000 साल, 10,000 साल, इन सब में इस तरह के मखलूक के बारे में जिक्र जरूर है। गारों के अंदर ड्राइंग्स के जरिए बताया गया है, लिखा गया है, गाया गया है, बताया गया है। जब हम सोचते हैं डर का, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कब्रिस्तान, फिर आता है सुनसान जगहें, सुनसान गली, फिर आता है अंधेरा। ये वो खौफ के एलिमेंट्स हैं जिससे हमें डर लगता है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कि हो सकता है कि अभी आप किसी कब्रिस्तान में ना बैठे हो सकता है कि आप अभी किसी अंधेरे कमरे में ना बैठे हो, हो सकता है कि आप अपने कमरे में अकेले बैठे हो, लेकिन ये आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं। हो सकता है जिस जगह पे आप अभी मौजूद हो, वहां पे वो मखलूक भी मौजूद हो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और हो भी सकता है कि वो अपनी प्रेजेंस शो करे। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही दोबारा मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।